Myself, Dr. Sushma Jain, Associate Professor Chemistry, Government डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं एमएससी प्रीवियस केमिस्ट्री के सेकंड पेपर की यूनिट 3 का टॉपिक एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करूँगी। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? द रिप्लेसमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एन एरोमेटिक रिंग बाय अ न्यूक्लियोफाइल इज नॉन एज एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक रिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत कम रिएक्टिविटी प्रदर्शित करती है। इसका क्या कारण है कि जो एरोमेटिक रिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है प्लेन के अबव और प्लेन के बिलो, ऊपर और नीचे, प्लेन के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होने के कारण एरोमेटिक रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होती है और इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण ये किसी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने से रोकती है, यानी कि रिपेल करती है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पर होता है नेगेटिव चार्ज। और चूँकि एरोमेटिक रिंग खुद ही नेगेटिवली चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसमें बढ़ी हुई होती है प्लेन के ऊपर और नीचे, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल उसमें आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता। तो इसलिए एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कठिनता से होता है। साथ ही अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड में जो लीविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है उस पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो डीलोकलाइज हो जाते हैं बेंजीन रिंग के साथ, और बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइज होने के कारण उनका जो अटैचमेंट है कार्बन के साथ और भी अधिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ से जो एल एज ए लिविंग ग्रुप है वो उसका बाहर निकलना कठिन हो जाता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत कठिनता से होते हैं। हम देखते हैं किस प्रकार से ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं लिविंग ग्रुप के वो किस प्रकार से कॉन्जुगेशन में भाग ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बेंजीन रिंग में आ रहे हैं और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होकर इस कार्बन एटम पर आ रहे हैं, जिससे इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, और चूँकि एल ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट होकर इधर आएंगे और यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर इधर आ जाएंगे। तो शिफ्ट होकर इधर आकर ये क्या करेंगे, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर माइनस पावर आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे माइनस चार्ज आ गई और यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। फिर और डिलोकलाइजेशन होगा, ये जो डबल बॉन्ड के जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है माइनस चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और यहाँ के जो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो टूट के इस कार्बन एटम पर आ जाएंगे, जिससे इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये थर्ड स्ट्रक्चर बन जाएगी, यानी कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे लिविंग ग्रुप पर उन्होंने बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स के साथ डीलोकलाइजेशन किया, कॉन्जुगेशन किया, और कॉन्जुगेशन के द्वारा ये संरचनाएं प्राप्त हुई। इन संरचनाओं से सीधे दिखाई देता है कि जो एल है वो फॉर्मली बाउंडेड हो जाता है किसके साथ, कार्बन एटम के साथ, तो इसका बाहर निकलना कठिन होता है। तो इसलिए जो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वह कठिनता से होती है। तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके के द्वारा हम न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से कर सकते हैं। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि जो सबस्ट्रेट है उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होना चाहिए, जैसे कि नाइट्रो है, साइनाइड है या कार्बोनाइल ग्रुप है। अगर ये लिविंग ग्रुप के पैरा पोजीशन पर प्रेजेंट हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे नाइट्रो, साइनाइड और कार्बोनाइल ग्रुप, अगर ये जो लिविंग ग्रुप है उसके पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट हो तो हम न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। साथ ही सबस्ट्रेट में गुड लिविंग ग्रुप जैसे कि हैलाइड प्रेजेंट होना चाहिए, और जो न्यूक्लियोफाइल हम यूज कर रहे हैं वो गुड न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, यानी कि उसमें नाइट्रोजन या साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए ताकि वो एरोमेटिक रिंग पर आसानी से अटैक कर सके। तो इन बेसिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर हम न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं।
अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का कितने टाइप्स हैं। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू उनके ऑर्डर पर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक ही रिएजेंट की, एक ही कंपाउंड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है तो हम उससे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर रेट ऑफ रिएक्शन दो कंपाउंड, जैसे कि एक सबस्ट्रेट है या दूसरा मान लीजिए हमारा न्यूक्लियोफाइल है, दोनों पर अगर डिपेंड करती है कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है तो हम कहते हैं उससे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर हम इसको दो भागों में बांट दिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है उसके दो टाइप है, एक है ARSN1 मैकेनिज्म और दूसरी है SRN1 मैकेनिज्म। तो हम फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है उसको भी दो भागों में डिवाइड किया है। पहली है एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म और दूसरी है एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एडिशन एलिमिनेशन यानी कि इसमें पहले एडिशन रिएक्शन होगी और बाद में फिर एलिमिनेशन होगा, और इस वाले में पहले एलिमिनेशन होगा और उसके बाद एडिशन रिएक्शन होगी। तो इस तरह से हम जो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है उसको अलग अलग क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ARSN1 या हम इसको बोलते हैं SN1 AR भी कह सकते हैं, और कहते हैं ऐसे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है केवल एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करती है, इसलिए हम इसे कहते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये जो सब्स्टिट्यूशन है बहुत रेयर होता है और जो डाइजोनियम सॉल्ट्स हैं उनके द्वारा ही दिया जाता है। इस सब्स्टिट्यूशन की कुछ सिंथेटिक यूटिलिटी भी है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं कि क्या एग्जांपल है कि एराइल डाइजोनियम सॉल्ट की अगर रिएक्शन हम वाटर के साथ कर दें तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी कंपाउंड हमको प्राप्त हो जाता है, और अगर हेलाइड के साथ कर दें तो हेलो कंपाउंड प्राप्त होता है, और अगर मिथाइल अल्कोहल के साथ कर दें तो यहाँ पर मिथॉक्सी बेंजीन बनता है। तो ये सारी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वन स्टेप रिएक्शन है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है केवल एराइल डाइजोनियम केटाइन की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करती है, इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। आइए मैकेनिज्म देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म टू स्टेप मैकेनिज्म है, जिसमें कि फर्स्ट स्टेप रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप है और स्लो स्टेप है। इसमें कि जो एराइल डाइजोनियम केटायन है इसमें से नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है और हमें प्राप्त होता है एराइल केटाइन। ये एराइल केटाइन फॉर्मेशन हो गया है और साथ में N2 बाहर निकल गया। ये स्टेप स्लो स्टेप और रिवर्सिबल स्टेप है, और रेट ऑफ रिएक्शन इसी स्टेप के द्वारा ज्ञात की जाती है। इस स्टेप में केवल एक ही मॉलिक्यूल भाग ले रहा है, एराइल डाइजोनियम केटाइन। तो हम इस रिएक्शन को कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट केवल एराइल डाइजोनियम केटाइन की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करती है, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप में एराइल केटाइन बना है ये किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करके और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना देता है, जैसे कि यहाँ पर ये एराइल केटाइन ने Y- के साथ रिएक्ट किया, Y- न्यूक्लियोफाइल है और इसके साथ अभिक्रिया करके ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना दिया। ये रिएक्शन फास्ट रिएक्शन है, इसलिए हम रेट ऑफ रिएक्शन केवल पहली रिएक्शन के द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं, और उसके आधार पर यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पर जो एराइल केटायन है वो हाईली अनस्टेबल है और N2 जो है गुड लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो चूँकि N2 गुड लिविंग ग्रुप है तो एराइल केटायंस आसानी से बन जाता है। इस मैकेनिज्म के एविडेंसेस हैं कि रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल डाइजोनियम साल्ट की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करती है और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। और सेकेंड एविडेंस है कि अगर मान लीजिए हम ARN
ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें कि यहाँ जो नाइट्रोजन लिया है वो आइसोटोपिक नाइट्रोजन लिया है, 15 वाला आइसोटोप लिया है नाइट्रोजन का, इसको एज ए रिएक्टिंग स्पीसीज के रूप में हम उपयोग में लाते हैं। तो जो प्रोडक्ट बाद में बनता है उसमें कुछ मात्रा में AR एंड ट्रिपल बॉन्ड N15 ये प्रोडक्ट के साथ साथ ये स्टार्टिंग मटेरियल भी उपस्थित होता है। तो इसका उपस्थित होना ये बताता है कि AR और N के बीच का बॉन्ड पहले डिटैच हुआ होगा और इसके बाद AR और N के बीच का बॉन्ड अटैच हुआ होगा। ये तभी इस प्रकार की स्पीसीज आफ्टर रिएक्शन के बाद एज प्रोडक्ट के साथ हमको प्राप्त होती है। तो ये भी प्रूव करता है कि जो फर्स्ट स्टेप है वो रिवर्सिबल स्टेप है। दूसरा जो टाइप है वो सेकंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, जिसमें पहला टाइप है एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। हम इसको बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसको लिखने में हम लिखते हैं SN2AR अथवा SNAR भी लिखते हैं। इस मैकेनिज्म में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो मॉलिक्यूल्स, एक तो सबस्ट्रेट और दूसरा न्यूक्लियोफाइल, दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। इसलिए हम इसको कहते हैं सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन या बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये जो रिएक्शन है बहुत अधिक कॉमन है। ज़्यादातर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही है। और इसमें जो सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर कि जो सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर है कि रिएक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू -I and -R power of the group present at the ortho and para position to the living group। दूसरा है रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिविंग पावर ऑफ द लिविंग ग्रुप। थर्ड है रिएक्टिविटी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हेटेरो एटम ऑफ द रिंग। एंड फोर्थ है रिएक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स द रिएक्शन। तो यानी कि सबस्ट्रेट में ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि -I अथवा -R इफेक्ट को प्रदर्शित करता है और लिविंग ग्रुप के आर्थो अथवा पेरा पोजीशन पर है तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। अगर गुड लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। और अगर हेटेरो एटम है अगर किसी रिंग में तो उसमें हेटेरो एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी अधिक होती जाएगी उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। साथ ही जो सॉल्वेंट है अगर पोलर है तो रेट ऑफ रिएक्शन अधिक होगी बजाय कि नॉन पोलर सॉल्वेंट के। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स द रिएक्शन। जैसा कि बताया कि रेट डिपेंड करती है एक तो सबस्ट्रेट पर और दूसरे न्यूक्लियोफाइल पर, इसलिए हमने इसको कहा बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। रेट दोनों पर ही डिपेंड करती, दोनों के एक्टिव कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, सबस्ट्रेट पर भी और न्यूक्लियोफाइल पर। और रिएक्शन में चूँकि फर्स्ट स्टेप में जो कि रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप है उसमें सबस्ट्रेट भी भाग ले रहा है और न्यूक्लियोफाइल भी भाग ले रहा है और दोनों के कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड कर रही है, इसलिए हम अभिक्रिया को कहेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि अगर मान लीजिए ये हेलोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, इसकी अभिक्रिया अगर एक्वस NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर करते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है। अगर क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एक्वस NH3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड एट 200 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं तो यहाँ पर एनिलीन प्राप्त होता है। और अगर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्यूप्रस साइनाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन 200 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं तो साइनोबेंजीन प्राप्त होता है। फिनाइल साइनाइड भी कह सकते हैं हम इसको, फेनिल साइनाइड प्राप्त होता है। और भी एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं कि इसकी रिएक्शन सोडियम
पैरा टोल्यूइन सल्फोनेट की अभिक्रिया अगर हम NaOH के साथ एट द टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं तो यहाँ से -Na2CO3 बाहर निकल जाता है और पैरा पोजीशन पर OH यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, तो OH यहाँ पर पैरा पोजीशन पर लग जाता है और हमें प्राप्त होता है पैरा क्रीजोल। इसी प्रकार से अगर पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर NH3 के साथ करते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस पर तो हमको पैरा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होता है। यहाँ पर जो नाइट्रो ग्रुप है ये -I और -R एक्सर्टिंग ग्रुप है, तो इसकी उपस्थिति में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम टेम्परेचर पर ही संपन्न हो जाती है। तो -I और -R इफेक्ट एक्सर्टिंग ग्रुप अगर ये लिविंग ग्रुप के पैरा पोजीशन पर है तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से होता है। इसी प्रकार से अगर इसकी रिएक्शन NaOH के साथ 200 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं तो प्राप्त होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल। और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर हम सोडियम मिथॉक्साइड के साथ करते हैं एट 220 डिग्री सेल्सियस पर तो हमको प्राप्त होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रो मिथॉक्सी बेंजीन। तो हम इसको बना सकते हैं इस कंपाउंड के द्वारा। इसी तरह से अगर 2,4,6 ट्राइनाइट्रो क्लोरो बेंजीन की अभिक्रिया अगर वाटर के साथ कर देते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर तो यहाँ पर OH का Cl का रिप्लेसमेंट हो जाता है और OH ग्रुप यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैच हो जाता है, यानी कि रिप्लेसमेंट किया इसने Cl को और खुद यहाँ OH यहाँ पर जुड़ गया, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है और इसका नाम है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसको हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। तो यहाँ पर और एक एग्जाम्पल और है चिची-बेबिन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है इसको कि चिची-बेबिन रिएक्शन क्या है। तो यहाँ पर जो पिरिडीन है उसकी रिएक्शन अगर हम सोडामाइड के साथ करा देते हैं तो सोडामाइड यानी कि NaNH2 का जो NH2 माइनस है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है और ये अटैक करता है यहाँ पर इस नाइट्रोजन के ऑर्थो पोजीशन पर, यहाँ पर अटैक करता है और अटैक करके हमें जो कंपाउंड प्राप्त होता है वो इस तरह से कंपाउंड प्राप्त होता है। NH2 यहाँ पर अटैच हो गया है और चूंकि यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हुआ इधर, इसके कारण यहाँ पे प्लस चार्ज क्रिएट हो गया और N पर हो जाएगा माइनस, प्लस पर अटैक होगा NH2 न्यूक्लियोफाइल का और ये यहाँ पर जुड़ गया, NH2 न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जुड़ गया, N नेगेटिवली चार्ज हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये हाइड्रोजन एज एन H माइनस आयन के रूप में, हाइड्राइड आयन के रूप में बाहर निकलता है, तो यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लेकर जाता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और इसके पास वाले नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है और इस तरह से हमें 2-एमिनो पिरिडीन प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये चिची-बेबिन रिएक्शन की मैकेनिज्म है, इसके द्वारा हम चिची-बेबिन रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में SN2AR जो रिएक्शन है उसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल्स सारे कि हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जैसे पिरिडीन की रिएक्शन अगर हम KOH के साथ करते हैं तो हमको प्रोडक्ट प्राप्त होता है जिसमें कि 2 पोजीशन पर OH ग्रुप जुड़ता है जो कि KOH के साथ रिएक्शन करके इसका पोटेशियम सॉल्ट दे देता है। अगर हम फिनाइल लिथियम के साथ अगर हम पिरिडीन की रिएक्शन करते हैं 110 डिग्री सेल्सियस पर तो हमें 2-फेनिल पिरिडीन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन 100 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं तो 2-ब्यूटाइल पिरिडीन प्राप्त होता है। तो जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो भी SN2AR रिएक्शन देते हैं, सारे उसी के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखते हैं
कि इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से है। SN2AR जो रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म 2 स्टेप मैकेनिज्म है, जिसमें फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, और जैसा कि हमने बताया था कि एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म है, इसमें पहले एडिशन होता है और फिर एलिमिनेशन होता है। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो एडिशन स्टेप है, जिसमें कि इप्सो एडिशन होता है। इप्सो का मतलब है कि इस ऐसी जगह एडिशन जहाँ पर कि ऑलरेडी पहले से कोई सब्सटीट्यूएंट जुड़ा हुआ है। तो इप्सो पोजीशन पर जो न्यूक्लियोफाइल है उसका एडिशन हो रहा है, और एडिशन होकर हमें इंटरमीडिएट एनायन प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं मीजेन हीमर साल्ट या सिग्मा कॉम्प्लेक्स या साइक्लोहेक्साडाइनाइल एनायन। और ये जो एनायन है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड हो जाता है। देखते हैं कैसे मैकेनिज्म होते हैं यहाँ पर ये देखिए, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कि एल जो है लिविंग ग्रुप है, एल लिविंग ग्रुप है और इस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। इसी कार्बन एटम पर न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसी पर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है, तो इसको हम कहते हैं इप्सो एडिशन। किस तरह से अटैक करेगा ये, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शिफ्ट होंगे इस तरफ, तो इस पर पॉजिटिव बन जाएगा, इस पर नेगेटिव बनेगा, और पॉजिटिव पार्ट पर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया है, और ये वाला जो कार्बन एटम है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो हम इस एडिशन को बोलेंगे इप्सो एडिशन, और ये स्लो स्टेप है। अब यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज बन गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का मतलब है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन होता है, और डीलोकलाइजेशन होकर हमें सेकेंड स्ट्रक्चर इस तरह से प्राप्त होती है। फिर ये और डीलोकलाइजेशन होगा तो थर्ड स्ट्रक्चर ये प्राप्त होगी, और ये यानी कि इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से एक रेजोनेंस जो हाइब्रिड बनेगा, जो कि स्टेबलाइज्ड हो जाएगा थोड़ी सी एनर्जी को लूज करके, उसे हम कहेंगे मीजेन हीमर साल्ट या साइक्लोहेक्साडाइनाइल एनायन, या हम इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में एक तो सबस्ट्रेट भाग ले रहा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल भाग ले रहा है। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है। रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है, इसलिए हम इसको कहते हैं बायोमोलिकुलर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड की और 2 मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, इसलिए हम इसको कह रहे हैं बायोमोलिकुलर, और दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, इसलिए ये रिएक्शन जो है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। जो सेकेंड स्टेप है वो फास्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में यहाँ जो हमारा मीजेन हीमर साल्ट, या हम इसको कहते हैं साइक्लोहेक्साडाइनाइल एनायन, ये जो बना है, इससे जो लिविंग ग्रुप है वो अपने बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर निकल जाता है एज ए L- के फॉर्म में, और हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से SN2AR मैकेनिज्म की हम को बता सकते हैं स्टेप फर्स्ट के द्वारा, स्टेप सेकंड के द्वारा, जिससे कि बाद में कि हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसको हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के द्वारा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर ये सबस्टेट है जिसमें Z ऐसा ग्रुप है जो कि -I अथवा -R इफेक्ट को प्रदर्शित करता है, और ये Z इस लिविंग ग्रुप के आर्थो अथवा पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है। इसके प्रेजेंस से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से संपन्न होती है। तो इस सबस्टेट की अभिक्रिया जब न्यूक्लियोफाइल के साथ करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में, जो कि स्लो स्टेप है, ट्रांजिशन स्टेट आती है, जिसमें कि न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होता है। बॉन्ड यहाँ पूरा बना नहीं होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होता है इस कार्बन एटम को। और ये वाली जो स्टेट है ये फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेप है, और इसको हम कहते हैं स्लो स्टेप। फिर ये थोड़ी सी अपनी एनर्जी को लूज करके और न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन के साथ पूरी तरह से अटैचमेंट हो जाता है, और एनर्जी को लूज करके ये एक कंपाउंड बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जिसकी एनर्जी यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट है और यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट है इसकी तुलना में कम होती है, और ये स्टेबल भी होता है क्योंकि ये अपनी एनर्जी को थोड़ा सा लूज कर देता है, यानी कि बाहर निकाल देता है और स्टेबलाइजेशन को प्राप्त कर लेता है। इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्साडाइनाइल एनायन।
सेकेंड स्टेप जो कि फास्ट स्टेप है, जिसमें कि जो साइक्लोहेक्साडाइनाइल एनायन है ये अपने में से लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देता है। ये लिविंग ग्रुप है एक्स, और ये बाहर निकालने के लिए क्या करता है कि इस कार्बन और एक्स के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटना शुरू हो जाता है। यहाँ इस वाली स्थान पर ट्रांजिशन स्टेट आती है जिसमें कि सी और एक्स के बीच का बॉन्ड टूटना शुरू होता है, और ये टूटते टूटते यहाँ इस वाले इस पे जबकि टूट जाता है पूरा, सी और एक्स का बीच का बॉन्ड पूरा टूट जाता है और हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के द्वारा भी इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसकी कि मैकेनिज्म जो है वो SN2AR मैकेनिज्म है। थैंक यू।